जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था को इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि ये एक बुक है जो कि सर्वमान्य है, जिसका नाम है भारत की राज्य व्यवस्था। ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है ना, जो कि भारत की राज्य व्यवस्था है। इसको भारत की राज्य व्यवस्था संबंधित सबसे ऑथेंटिक, सबसे अच्छी, सर्वमान्य या कहेंगे सबसे अच्छी बुक मानी जाती है एम लक्ष्मीकांत। हम इस जो कि बुक है एम लक्ष्मीकांत, इसका सहायता लेकर जो कि भारत की राज्य व्यवस्था यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जो ये भारत की जो राज्य व्यवस्था है, इनको मुख्य रूप से सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी यानी कि यूपीएससी लेवल के विद्यार्थी इनका अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब है कि जो इसके अंदर क्वांटिटी या कहें कि जो इसके अंदर कहें कि जो भारत की राज्य व्यवस्था देखने को मिलती है, शायद और कहीं नहीं देखने को मिलती है ना। तो इसके अंदर हम इसकी सहायता लेकर भारत की राज्य व्यवस्था कंप्लीट करेंगे। हमारी हर रोज एक सीरीज आएगी, रोज 5 बजे है ना, रोज शाम के 5 बजे, जिसके अंदर हमारी प्रत्येक दिन अलग टॉपिकों पर सीरीज रहेगी भारतीय राज्य व्यवस्था पर। और ऐसा करके हम पूरी राज्य व्यवस्था इस चैनल पर रोज 5 बजे कंप्लीट कराएंगे। इसी के साथ इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे हमारे साथ है ना। अब देखें कि इसके अंदर हमने जो कि देखने का प्रयास किया कि जो संवैधानिक ढांचा कि भारत का जो संविधान बनता है तो उस भारत के संविधान के पीछे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहती है, जिसके अंदर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखते हैं कि कंपनी का शासन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो कि 1773 से लेकर 1858 तक रहता है। फिर इसी के बाद में जो कि ब्रिटिश जो सरकार है ना, या कहीं प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार या कहीं ब्रिटिश जो संसद है उसका भारत पर शासन रहता है, या कहेंगे सम्राटों का शासन जो कि 1858 से लेकर 1947 तक रहता है। फिर भारत आज़ाद हो जाता है ना। तो इसके अंदर हमने जो कि इसके अंदर ये हमारी जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज नंबर ये 1 है, साथ ही एम लक्ष्मीकांत है ये। इसी के साथ इसके अंदर हमने देखने का प्रयास किया है कि जो 1773 में जो कंपनी के लिए रेगुलर एक्ट आता है। फिर देखेंगे कि 1781 का जो संविधान संशोधन आता है, फिर 1774 का अधिनियम, फिर 1786 का, फिर 1793 का, फिर 1813 का, फिर 1833 का, फिर 1800 जो कि 53 का जो कि अधिनियम आते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर तो हमने केवल 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन इसके जस्ट बाद में है ना फिर हम इनको देखने वाले हैं। कहने का मतलब है कि हम जो यहाँ पर सिलेबस कराएंगे वो कंप्लीट रहेगा है ना, उसके अंदर कुछ भी कमी नहीं रहेगी, पूर्ण रूप से सिलेबस रहेगा है ना। तो हमारा एक उद्देश्य रहेगा कि हम कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकें, और वो जानकारी हाई लेवल की रहेगी। तो इसी के साथ देखें कि जो कि संवैधानिक ढांचे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि जो भारत का संविधान बना तो इस भारत के संविधान के बनने के लिए तो इसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, किन ऐतिहासिक कारणों के कारण आज हमारा भारत का संविधान ऐसा देखने को मिलता है। तो देखें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमको ने 2 भागों में बांटा है ना, हमारे 2 भागों में बांटा। तो एक तो कि कंपनी का शासन, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कि शासन रहता है वो है 1773 से लेकर 1858 तक, 1773 से लेकर 1858 तक। बाद में सम्राटों का शासन, सम्राट यानी कि जो ब्रिटिश सम्राट आते हैं, ब्रिटिश है ना, यानी कि पहले तो एक कंपनी है ना, ब्रिटिश इंग्लैंड की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक कंपनी जो कि व्यापार करने के लिए आई थी, उसका शासन रहता है, कंपनी का शासन रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक कंपनी थी, वो यहाँ पर शासन करती है। फिर जो कि बाद में जो कि इंग्लैंड है या कहें कि महारानी या कहें कि संसद है, जो कि ब्रिटिश या कहें कि इंग्लैंड की जो संसद है, वो संसद भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लग जाती है, जिसे जो कि 1858 से लेकर 1947 तक या कहें कि भारत के आज़ाद होने तक रहती है। तो इसके अंदर देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि जो कि 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है जो कि व्यापार करने वाली कंपनी है ना। ये किसी जो कि आरंभ में ये किसी प्रकार का कह सकते हैं कि किसी प्रकार की जो कि राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं लेती थी, या केवल क्या कि व्यापार करने वाली कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो कि कहें कि जो महारानी थी इंग्लैंड की है ना, जो कि महारानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम।
एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम जो कि एक चार्टर के माध्यम से जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कि ब्रिटिश जो कि वो महारानी थी जिसका नाम है एलिजाबेथ प्रथम, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कि ये अधिकार दे देती है कि वो भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं, भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं, या कि भारत में व्यापार का एक अधिकार जो ये महारानी है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देती है ना। फिर अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इस जो कि इसकी अनुमति पर जो कि भारत में 1608 ईस्वी के आसपास 1608 ईस्वी के आसपास भारत में आती है। उस समय भारत का एक जो कि मुगल सम्राट था, मुगल शासक था, जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर मुगल शासक था। अब ये जो जहांगीर है ना, जहांगीर है, इस जहांगीर की अनुमति से जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सूरत है, भारत के अंदर जो सूरत है ना, पश्चिमी तट पर सूरत है, इस सूरत में पहला अपना कारखाना ये खोलती है। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने वाली तो थी कि व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, है ना। और जो कि जहांगीर के समय जो कि मुगल बादशाह था, है ना, जो कि फिर है ना, जो कि पहला अपना कारखाना सूरत में स्थापित कर देती है। अब एक बादशाह होता है मुगल जिसका नाम है शाह आलम, है ना, शाह आलम। अब ये क्या होता है कि 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, हमको पता है बक्सर की लड़ाई। अब इस बक्सर की लड़ाई की जीतने के बाद में ये जो शाह आलम है, बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद में जो एक कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार यानी कि दे देता है। जैसे कि और 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको बंगाल, जो कि बंगाल है हमारा, बंगाल था, बंगाल बिहार और उड़ीसा के राजस्व यानी कि कर वसूलने संबंधित राजस्व और न्यायिक अधिकार जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कि 1765 में, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल बिहार उड़ीसा के राजस्व और न्यायिक अधिकार कंपनी को दे देते हैं। जैसे ही कंपनी को राजस्व और न्यायिक अधिकार मिलते हैं बंगाल बिहार उड़ीसा में, तो इससे क्या होता है कि जो कंपनी है, एक कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, है ना, व्यापार करने के लिए कंपनी आई थी। तो यहाँ भारत के जो राजा थे, राजा की फूट देखकर, या कहें कि भारत उस समय खंडित था, छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे, यानी कि किसी एक राजा का पूरे भारत पर शासन नहीं था, यानी कि छोटे छोटे राजाओं में बिखरा हुआ था। तो इसका फायदा उठाकर जो कि कंपनी ने बंगाल बिहार उड़ीसा के जो कि राजस्व और न्यायिक अधिकार प्राप्त कर लिए। जैसे ही अधिकार कंपनी को मिलता है, तो इससे क्या होता है कि जो कि कंपनी का, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो क्षेत्रीय अधिकार बढ़ने लगता है, या कहें कि जो कि क्षेत्रीय शक्ति बढ़ने लगती है। भारत के अंदर व्यापार करने आए थे, लेकिन अब भाई जो कि राज्य के कार्य में ये सम्मिलित होने लग जाते हैं धीरे धीरे, है ना। फिर क्या होता है कि अब धीरे धीरे एक कंपनी तो आई थी, किस लिए, जो एक कंपनी आई थी जो कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, इस एलिजाबेथ प्रथम ने अनुमति दी थी कि आप भारत में जाओ और भारत में जाकर व्यापार करो। इसलिए तो एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में इसको आने की अनुमति दी थी, है ना। लेकिन अब ये आकर क्या करने लग गए, भारत के अंदर आकर ये जो कि राजनीतिक कार्यों में या कहीं भाग लेने लग गए। इन्होंने यहाँ पर भी बंगाल बिहार उड़ीसा में इन्होंने राजस्व और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त कर ली। तो अब जो ये कहें कि जो कंपनी का शासन जो कि मुख्य रूप से आप देखें, ये तो पृष्ठभूमि, अब देखिए जो 1773 है, 1773 और 1858, 1773 और 1858 तक जो कि कंपनी का जो कि भारत के अंदर शासन रहता है, 1773 से लेकर 1858 तक। तो अब क्या होता है कि 1773 में जो कि 1773 में क्या हुआ कि जो बंगाल की या कहें कि जो ब्रिटिश संसद है, इस ब्रिटिश संसद ने 1773 में एक रेगुलर एक्ट पास किया। रेगुलर एक्ट, अभी रेगुलर एक्ट है ना, जो कि भाई कंपनी के अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी भारत में आकर यहाँ पर
अपना शासन स्थापित कर लिया। शासन स्थापित करने के बाद में इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो नहीं करने चाहिए थे, उन पर रोक लगाने के लिए जो ब्रिटिश संसद जो कि 1773 का एक रेगुलर एक्ट पारित करती है। 1773 का एक रेगुलर एक्ट पारित करती है। इसके अंदर कहा जाता है कि कंपनी जो कि अनियंत्रित हो गई थी, कंपनी को भेजा गया था भारत पर व्यापार करने के लिए, लेकिन भाई इसने तो कुछ और ही कांड करने लगे। तो क्या होता है कि कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो कि यह ब्रिटिश संसद 1773 में एक एक्ट पारित करती है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके अंदर जो कि कंपनी को नियंत्रित करने के लिए पहली बार कदम 1773 में उठाया जाता है। अब इसके अंदर कहा गया कि इसके अंदर जो कि कंपनी को ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन अब जो ब्रिटिश संसद है, ये ब्रिटिश संसद इस कंपनी को भारत के अंदर प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करने के लिए मान्यता दे देती है कि अब इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। लेकिन जो 1773 है, इस 1773 में जो ब्रिटिश संसद ने भी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर प्रशासनिक कार्य करने और राजनीतिक कार्य करने के अधिकार ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देती है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो कि भारत में है ना, भारत में अब जैसे ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ब्रिटिश संसद है जो कि प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार देती है, तो इससे क्या होता है कि भारत में जो केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से पड़ जाती है। भाई अब सर्वशक्तिशाली एक जो कि बनने की यहाँ पर जो अंग्रेज है या कई कंपनी को यहाँ पर अधिकारी बन जाते हैं, यहीं से जो केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ने लग जाती है। इसी के साथ अब देखें कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ विशेषताएं थी। जैसे कि विशेषता ये थी कि भाई उस समय जो एक बंगाल था है ना, जो बंगाल था, ये बंगाल अंग्रेजों के अधीन था उन्होंने। तो अब इस बंगाल के अंदर है ना, जो कि बंगाल के अंदर गवर्नर को जनरल की उपाधि दे दी गई, यानी गवर्नर का पद था पहला, गवर्नर का पद की जगह अब इस पद को जनरल का पद बना दिया गया। यानी कि बंगाल में पहला पद हुआ करता था गवर्नर का, इसको बदलकर 1773 का रेगुलर एक्टिंग में गवर्नर को पद को बदलकर जनरल का पद बना दिया गया। बंगाल के अंदर गवर्नर का पद बदलकर जनरल का पद बना दिया गया। इसी के साथ जो कि 1774 में एक कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। यानी कि भारत में जो सबसे पहला उच्चतम न्यायालय स्थापित होता है वो 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। अब जो उच्चतम न्यायालय है, इसका तो एक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, इसी के साथ तीन जो कि अन्य न्यायाधीश इस उच्चतम न्यायालय के बनाए जाते हैं। इसी के साथ इसकी विशेषता थी इस रेगुलेटिंग एक्ट की कि भाई जो कर्मचारी थे, जो कौन से कर्मचारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है, एक कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके थे, यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ये भ्रष्ट हो चुके थे। इसी के साथ ये कर्मचारियों का जो वेतन है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत कम देती थी, इसलिए भाई जो ये कर्मचारी है ना, ये कर्मचारी अपना खुद का व्यापार भी करते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि निजी व्यापार के कारण ये अपना अधिकतर ध्यान निजी व्यापार पर देते थे, जिसके कारण ये निजी व्यापार पर देते थे, कंपनी घाटे में जा रही थी। इसके कारण इस जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, इसके अंदर साफ साफ कहा गया कि जो कंपनी के कर्मचारी है वो किसी प्रकार का निजी कार्य नहीं करेंगे। इसी के साथ इसके अंदर कहा गया कि भाई जो ये कर्मचारी है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो भारत के अंदर जो उपहार लेते हैं, उपहार भी नहीं लेंगे। अब ये उपहार है ना, जो कि छोटे मोटे उपहार नहीं होते थे, बल्कि बड़ी बड़ी रियासतें उपहार में दे दी जाती थी, या कहेंगे बड़े बड़े क्षेत्र, जिले के जिले उपहार में दे दिए जाते थे, गांव के गांव उपहार में दे दिए जाते थे। तो ये उपहार बहुत बड़े होते थे। लेकिन
अब जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके अंदर संसद ने कहा कि आप अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी है, ये जो कि भारतीय जनता से उपहार नहीं लेंगे। इसी के साथ इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी रिश्वतखोर हो गए थे, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगी। इसी के साथ इसके अंदर जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कि ब्रिटिश संसद है, ये नियंत्रण करने के कुछ कदम उठाए। यानी कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सरकार, जो ब्रिटिश संसद है, ये कंपनी को नियंत्रित कर सके। इसी के साथ इसके अंदर क्या हुआ कि जो कंपनी है ना, कंपनी ने जो ये क्या है कि जो संसद, ब्रिटिश संसद है, इस ब्रिटिश संसद ने जो कि क्या किया कि कंपनी के लिए आवश्यक कर दिया कि कंपनी भारत के राजस्व, नागरिक और सैनिक मामले, भारत के राजस्व, नागरिक और सैनिक मामले की जानकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद को देगी, या कहेंगे ब्रिटिश सरकार को देगी, ब्रिटिश सरकार को देगी। इसी के साथ देखें कि इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण वो भी है कि जो कि भारत के जो पहले गवर्नर जनरल है, भारत के पहले गवर्नर जनरल है, वो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जो कि कहाँ के बने थे, जो कि यहाँ पर हमारे बंगाल के बने थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसी के साथ देखें कि जो कि यह है, क्या नाम इसका, एलिजा है एपी, कलकत्ता के पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। यानी कि एलिजा है एपी, कलकत्ता के अंदर जो पहला उच्चतम न्यायालय स्थापित किए गए, जिसका पहला जो कि मुख्य न्यायाधीश ये बना था। इसी के साथ देखें कि कुछ समय बाद में, या कहें कि जो कि 1781 में जो कि ब्रिटिश सरकार है, ये ब्रिटिश सरकार एक संशोधन अधिनियम पास करती है। 1773 में ब्रिटिश सरकार एक संशोधन अधिनियम पास करती है। इस संशोधन अधिनियम पास करती है। इस जो संशोधन अधिनियम है, इसका मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि जो 1773 में जो गलती, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो गलतियां हो गई थी, उसको सुधारा जाए। देखो, हमने इसके अंदर देखा, हमने इसको क्यों देखा, क्योंकि इसी के अंदर हमको पता चला कि भारत के अंदर पहले बार जनरल का पद कैसे स्थापित हुआ। फिर भारत के अंदर जो आज जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, या कहीं सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं ना कहीं ये न्यायालय यहीं से तो स्थापित हुए। कि यहाँ पर हमने कहा कि भाई यहाँ पर न्यायालय स्थापित हुए, उनके न्यायाधीश आए, है ना, तो ये कहीं ना कहीं यहीं से तो जो आज का हमारा जो न्यायालय है, वो न्यायालय कहीं ना कहीं यहीं से तो प्रेरित है, यहीं से तो कहीं ना कहीं हमारे जो न्यायालय की स्थापना की गई। इसी के साथ देखें कि जो 1781 का जो संशोधन अधिनियम है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो 1773 में जो गलतियां कर दी गई थी, उसको सुधारा जाए, है ना, जो पूर्व एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। इसीलिए भाई इसने ना जो 1781 का जो संशोधन अधिनियम है, इसको बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। किसको? 1781 का जो संशोधन अधिनियम है, 1781 का जो संशोधन अधिनियम है, इसको बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। अब जो ये बंदोबस्त कानून है, यह कहेंगे 1781 का जो संशोधन अधिनियम है, इसकी विशेषता क्या है कि जो गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी कि भाई यहाँ पर गवर्नर जनरल है, फिर यहाँ पर न्यायालय बना दिया गया। अब ये न्यायालय क्या करा कि जो गवर्नर जनरल की जो शक्तियाँ थी, उसको कहीं ना कहीं बाध्य या कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करता रहा, जिसके कारण कि यह सही से कार्य नहीं कर सका, या कहें कि जनरल है या कहीं गवर्नर जनरल है जो सही से कार्य नहीं कर सका। जिसके कारण क्या हुआ कि अब जो 1781 का जो संशोधन अधिनियम है, इसके अंदर किया गया कि भाई जो जनरल है, गवर्नर जनरल है, ये गवर्नर जनरल सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से मुक्त रहेगा। ये जो चाहे कर सकता है,
या ना जो ये सर्वोच्च न्यायालय है या जो न्यायालय है, ये इसकी कोई ज़्यादा बाधा नहीं रहेगी। इसी के साथ अब जो ये न्यायालय स्थापित कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय, अब इस ये न्यायालय यहाँ पर क्या करने लगा कि जो राजस्व संबंधित जो गतिविधियां है, इसके अंदर क्या ये न्यायालय है ना, ये न्यायालय जो कि इनको प्रभावित करने लगा, जिससे क्या हुआ कि ये सही से राजस्व वसूल नहीं कर पा रहे थे। तो अब जो 1781 का जो संशोधन अधिनियम है या कहेंगे बंदोबस्त कानून है, इसके अंदर जो राजस्व संबंधित मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, इसको क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। यानी कि जो राजस्व संबंधित मामले हैं, इसका जो सर्वोच्च न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है, ताकि ये सही से राजस्व ले सके। इसी के साथ इसके अंदर जो 1781 का संशोधन अधिनियम है, इसके अंदर किया गया कि जो कलकत्ता के लोग हैं, ये कलकत्ता के लोग जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आ गई, अब जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए व्यवस्था की गई कि अब अंग्रेजों को पता चल चुका था कि भारत के अंदर अलग अलग धर्म के लोग हैं, इसलिए यह भी आवश्यक है कि इन लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से निर्णय लिए जाए, अलग अलग प्रकार से इनके लिए कानून बनाए जाए, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। हिंदू के जो कि अलग नियम कानून है, मुस्लिमों को अलग नियम कानून है। इसलिए जो 1781 का जो संशोधन अधिनियम है, इसके अंदर एक कहा गया कि अब जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता की, यह सर्वोच्च न्यायालय जो कि हिंदुओं के कानूनों के हिसाब से, हिंदुओं के जो निजी कानून है, इसके हिसाब से हिंदुओं के लिए न्याय करेगी, मुसलमानों के कानून के हिसाब से मुस्लिमों को न्याय करेगी। यानी कि जो ये जो कानून है, ये कानून हमारे 1881 संशोधन अधिनियम में देखने को मिलता है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज भी भारत के अंदर जो मुस्लिम है, इनके निजी कानून के हिसाब से न्याय किया जाता है, और हिंदुओं के जो निजी कानून है, इनके हिसाब से भारत के हिंदुओं पर न्याय किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था हमको जो इस अधिनियम से जो देखने को मिलती है, 1781 का जो संशोधन अधिनियम है, इसी के अंदर कहा गया था कि हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग, ताकि उनके जो निजी कानून है उसके हिसाब से न्याय किया जाए। और ये आज भी हमको भारत के जो संविधान है या कहीं भारत की जो न्याय व्यवस्था है, उसके अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ जो 1781 का जो संशोधन अधिनियम है, इस संशोधन अधिनियम के अंदर क्या हुआ कि जो प्रांतीय न्यायालय की अपील अब गवर्नर जनरल के क्षेत्राधिकार में, यानी कि अब इसके अंदर जो गवर्नर जनरल है, इस गवर्नर जनरल को जो न्यायालय से भी अधिक शक्तिशाली कर दिया गया। तो इसके अंदर हमने जो कि 1773 का जो रेगुलर एक्ट देखा, इसी के साथ हमने देखा 1781 का संविधान संशोधन, है ना, जो कि इसे क्या कहते हैं, संशोधन अधिनियम। अब इसके बाद में हम देखेंगे जो हमारा अगला सीरीज नंबर 2 होगी, सीरीज नंबर 2, उसके अंदर हम देखेंगे कि 1700, है ना, जिसके अंदर देखेंगे हम 1784 का अधिनियम, फिर 1786 का अधिनियम, इसी के साथ 1793 का अधिनियम, फिर 1813 का अधिनियम, फिर 1833 का अधिनियम, फिर 1854 का अधिनियम। इसके अंदर हमने देखा। तो फिर मिलते हैं अगली सीरीज में। इसी के साथ जो हमने देखा ये सभी देखे, इसके इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप इनसे संबंधित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।